यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में हल्की हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हल्का सा झंझोड़ रही थी। धूप और छांव का खेल आंगन पर बिखरा हुआ था। पंछियों की आवाजें भी इस खामोश माहौल को कुछ नरम सा रंग दे रही थीं। इन सब के बीच अनाया एक बेंच पर बैठी थी। उसके हाथों में खुली किताब के पन्ने हवा के झोंकों से थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे। उसकी आंखें लिखी हुई बातों पर जमी हुई थीं, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। वह काफी उलझी हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दे रही थी। कुछ पल बाद अचानक मोबाइल फोन बज उठा। उसने चौंक कर किताब बंद की, स्क्रीन पर नजर डाली तो अम्मी का नंबर चमक रहा था। एक पल को उसके दिल ने चाहा फोन नजरअंदाज कर दे, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव कर ली। माँ के फोन को वह चाहकर भी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसके पास कौन था सिवाय माँ के। वह उलटी बातें करती थीं, लेकिन वह उसकी माँ थीं। उन्हें वह कभी नजरअंदाज नहीं करती थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही शहनाज बेगम की आवाज गूंजी। तुम्हें मैंने क्या कहा था अनाया? फोन के स्पीकर से शहनाज बेगम का गौसैल लहजा उभरा। उनकी आवाज में वही सख्ती थी जिससे अनाया हमेशा घबरा जाती थी। अनाया ने किताब के किनारे को उंगलियों से दबाया और आहिस्ता से बोली, अम्मी प्लीज। शहनाज बेगम ने बात काट दी। क्या अम्मी प्लीज? तुम्हें जरा एहसास है मैं यहाँ किस तरह सुलग रही हूँ? तुमने मेरी टके की इज्जत नहीं रखी है। आज तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, तुम्हें अपनी चाची के घर जाना था। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों अपने रिश्ते को आग लगाना चाहती हो? परेशान हो गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। पढ़ाई करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि रिश्तों की पासदारी करना तुम भूल जाओ, बल्कि पढ़ाई इंसान को हर तमीज़ तहजीब सिखाती है। लेकिन मेरी बेटी के मामले में सब कुछ उलट हो रहा है। अनाया के दिल में गौस्से और दुख की एक लहर उठी। वह गौस्से से बोली, अम्मी उलटी बातें मत करें। खुदा का शुक्र है मुझ में बहुत तमीज़ और तहजीब है। और रही बात वहाँ जाने की, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाकर जिल्लत मिलती है। मैं क्या लेने के लिए जाऊँ वहाँ पर? खुदा के लिए मुझे बख्श दें। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सुकून से पढ़ रही हूँ? वहाँ से आकर हमेशा मेरी आंखें नम रहती हैं। या आप देखना चाहती हैं तो बता दें। हद करती हैं आप। शहनाज बेगम की आवाज़ में अब तंज उतर आया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये पढ़ाई तुम्हारे किस काम आएगी? जो तुम इस पढ़ाई को लेकर इतनी दीवानी हो चुकी हो कि तुम्हें अपना घर ही नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा संसार तुम्हारी चाची का घर है, वही तुम्हारा असली मकाम है। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? कितना तुम्हें समझाती हूँ। छोड़ दो इस पढ़ाई की जान और अपने शौहर के आगे पीछे घूमा करो। अगर अपना घर बसाना है तो अपने शौहर की खिदमत करो, ताकि रुखसती करवाए। वह कब तक मेरे सीने पर मूंग डालती रहेगी? किसी दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है। उनकी बातें अनाया का दिल चीर रही थीं। अपनी माँ के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। अनाया का लहजा भारी हो गया, जैसे बरसों का बोझ एकदम जबान पर आ गया हो। अम्मी, आप किस घर को मेरा घर कह रही हैं? वह मेरा नहीं, चाची का है। और आपका दामाद तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। वह मुझे हकीर समझता है, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बोझ हूँ। बल्कि बोझ भी नहीं, कोई लावारिस चीज़ हूँ। पिछली बार का तमाशा भूल गई हैं क्या? शहनाज बेगम तेज आवाज में बोली, ये सब तुम्हारी ही हरकतों की वजह से है। अगर तुम अपनी पढ़ाई पर वक्त जाया नहीं करती, घर के काम पर ध्यान देती, तो वह तुम्हें कभी हकीर नज़रों से नहीं देखता। क्या उसकी जरा सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम? वह तुम पर कितना खर्च कर रहा है, ये भी सोचा है कभी तुमने? अनाया ने बेबसी से होंठ भींचे, फिर झुंझलाकर बोली, अम्मी, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ, घर पर नहीं। प्लीज़ मुझे सुकून से पढ़ने दें। ये घरेलू लेक्चर सुनने का वक्त नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद अगर आप कहें तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन ऐसी बातें मत करें जो मेरा दिल जलाएं। शहनाज बेगम ने उसकी बात सुनकर सुकून का सांस लिया। वह भी क्या करती, माँ थीं। अपनी बेटी को खुश उसके घर में देखना चाहती थीं, लेकिन न जाने क्यों उन्हें भी लगता था कि ये ख्वाहिश लिए ही वह इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। वह तंबीह करते हुए बोलीं, सुन लो अनाया, मुझे वहाँ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें अपनी चाची का हर तरह से ख्याल रखना है, उनके सामने कभी जबान नहीं खोलनी। और अपने शौहर की भी आगे बढ़कर खिदमत करना, यही तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये पढ़ाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ते ही काम आएंगे। इन्हें अहमियत देना सीखो। तुम्हारी चाची कह रही थी शायद आज फरहाद वापस आ रहा है, सुन रही हो ना? इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वो बेचारी भी चाहती हैं कि तुम्हारा और उसका घर बस जाए, तो थोड़ी बहुत मेहनत तुम भी कर लो। अनाया ने दिल कुचलते हुए सिर्फ जी अम्मी कहा और फ़ोन काट दिया था। और ज़्यादा उनकी बातें सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फ़ोन बंद होते ही उसके कानों में माँ की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। उसने मोबाइल को बैग में डाल दिया था, मगर उसकी आंखों की नमी साफ जाहिर कर रही थी कि अंदर एक तूफान बरपा है। उसके हाथों ने किताब दोबारा खोली, मगर लफ्ज़ धुंधला गए थे। दिल में कर्ब और जहन में हज़ारों सवाल थे। कैंपस के इर्द गिर्द चलने वाले विद्यार्थी अपनी दुनिया में मग्न थे। कोई हंसते हुए दोस्तों के साथ जा रहा था, कोई कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अनाया के लिए ये सब मंजर जैसे बेमानी हो गए थे। उसकी आंखें बंद किताब पर जमी थीं और दिमाग माँ के अल्फाज पर अटका हुआ था। हवा का झोंका उसके बालों को चेहरे पर ले आया था। उसने आहिस्तगी से बालों को कान के पीछे किया। वह गहरी सोच में डूब गई थी।
मेरी जिंदगी का हर रास्ता मेरी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों और फैसलों से जुड़ा हुआ है। दिल में दर्द की शिद्दत के साथ एक सवाल उभरा। क्या वाकई पढ़ाई बेकार है? या ये सब सिर्फ उसे दबाने का एक बहाना है? दूसरी जानिब एयरपोर्ट के अमले के लिए मुकर्रर कमरे में हल्की सी ठंडक फैली हुई थी। एयर कंडीशनर की नरम आवाज पृष्ठभूमि में मध्यम मध्यम सुनाई दे रही थी। कमरे के एक तरफ बड़ी शीशे की खिड़की से रनवे का मंजर झलक रहा था, जहां जहाजों की आमद रफ्त ने पूरे माहौल को एक अलग ही जिंदगी बख्श दी थी। अंदर कुर्सियों की कतारें थीं, दीवार पर घड़ी की टिक टिक चल रही थी और हर पायलट अपनी व्यस्तता में उलझा हुआ नजर आ रहा था। कोई अपनी फाइलों में झुका हुआ था, कोई लैपटॉप पर नोट्स देख रहा था और कुछ खामोशी से मोबाइल पर नजरें गड़ाए बैठे थे। एक कोने में फरहाद शाह भी अपनी सीट पर टेक लगाए मोबाइल फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। उसकी ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी थी, घर जाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ पेपर वर्क की वजह से वह ठहरा हुआ था, वरना अब तक वह घर के लिए निकल चुका होता। उसके चेहरे पर वही परसरार सुकून मौजूद था जो हमेशा उसे दूसरों से अलग करता था। इसी दौरान उसके बराबर बैठे पायलट एहतिशाम ने अपनी नशिस्त पर पहलू बदला और नीम मुस्कुराते हुए बोला, फरहाद साहब, कैसे मिजाज हैं? वैसे अब क्या इरादा है? मुझे सुनने में आया है कि मिस नरमीन आपके पीछे दीवानी हुई जा रही हैं। ऐसा क्या घोलकर पिला दिया है आपने उन्हें? वह माहौल हल्का फुल्का करते हुए बोला था। काफी देर से वह अकेला बैठे बैठे बोर हो चुका था, इसलिए उसने अपने साथ बैठे शख्स को मुखातिब कर लेना बेहतर समझा था। फरहाद ने नजरें मोबाइल से उठाकर एहतिशाम की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। वह सर नफी में हिलाते हुए बड़े सुकून से बोला, मैंने किसी को अपने पीछे नहीं लगाया, न ही कुछ खोलकर पिलाया है। बस हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लड़कियां खुद ब खुद पीछे आ जाती हैं। वह खुद से काफी प्यार करने वाला इंसान था जो उसे मगरूर बना चुका था, जिससे वह न वाकिफ था। एहतिशाम इस बात पर कहखा लगाते हुए बोला, बात तो हकीकत है, इसीलिए तो फ्लाइट अटेंडेंट भी आपके पीछे पागल हो गई थी। लेकिन सच बताइए, आपने अपने बारे में सोचा भी है? कब शादी करेंगे? खैर से अब आप 32 के हो चुके हैं, अब तो फर्ज है कि आप शादी कर लें। हमारे तमाम स्टाफ सिंगल से मिंगल हो चुके हैं, सिर्फ आप अकेले हैं जो अभी तक सिंगल घूम रहे हैं। ये तो कहर है हम सब पर। तमाम मेल पायलट आपको देखकर जलते रहते हैं, कुछ तो ख्याल करें हमारा। फरहाद के चेहरे पर अचानक एक संजीदगी उतर आई। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शादी तो मैं कल ही कर लूं। तमाम सहूलत मेरे हाथ में मौजूद हैं। बस एक मुसीबत मेरे सर पर है। जिस दिन वो मुसीबत सर से हट जाए, अगले दिन ही शादी कर लूंगा, बल्कि बड़े पैमाने पर करूंगा। एहतिशाम ने फौरन चौंक कर पूछा, कौन सी मुसीबत? सब खैरियत तो है? आप एक कामयाब पायलट हैं, इतने पैसे कमाते हैं, सब कुछ आपके पास है, फिर कौन सी मुसीबत? पैसों का मसला तो नहीं लग रहा, क्योंकि आमतौर पर तो इंसान पैसों की वजह से ही शादी से भागता है। वह अपने तई बात सोचते हुए बोला था। फरहाद ने मोबाइल मेज पर रखा और गहरी सांस लेकर बोला, पैसों का मसला नहीं है, बस कुछ घरेलू मसला है। दुआ करना कि जल्द हल हो जाए, फिर शादी का सोचूंगा। उसने बात को जल्द समेट लिया था। अपना आप वह किसी पर ज्यादा अयां करना पसंद नहीं करता था, चाहे वह अपना करीबी शख्स ही क्यों न हो। जज्बात छुपाने में फरहाद शाह बहुत माहिर इंसान था। एहतिशाम चंद लम्हे खामोश रहा। उसने गौर से फरहाद के चेहरे का जायजा लिया और फिर नरम लहजे में पूछा, लड़की वगैरह अपने लिए पसंद की है या अभी सोच रहे हैं? वह काफी बोर हो रहा था, इसलिए बात से बात खुद ढूंढ रहा था। फरहाद के चेहरे पर एकदम रोशनी सी फैल गई। मुस्कुराहट ने उसकी आंखों को भी चमका दिया था। उसने हल्के से सर को इजहार में हिलाया और बोला, हाँ, एक लड़की है और वो भी मुझे पसंद करती है। बस ये मसला हल हो जाए, फिर उसे अपनी दुल्हन बना लूंगा। बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। एहतिशाम ने फौरन तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा, ये मिस नरमीन तो नहीं है ना? वह थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि नरमीन खूबसूरत जरूर थी, मगर ऐसी लड़की नहीं थी कि फरहाद उससे शादी कर लेता। इसके बाद सुनते ही फरहाद ने जोर से कहखा लगाया और हाथ के इशारे से नफी की, अरे नहीं, ये सब टाइम पास लड़कियां हैं। उन जैसी लड़कियों से अगर शादी करूंगा तो फिर तो समझो मैंने जहाज उड़ाकर कहीं खाई में दे मारा हो। ऐसी चीजें जिंदगी का हिस्सा होती हैं, मगर जिंदगी का मकसद नहीं बनती। हमेशा याद रखना, जो लड़की हर लड़के के साथ फरी होकर बात कर ले, वो मेरी टाइप की नहीं। बीवी तो वो होती है जो सिर्फ आपके लिए मखसूस हो, हर किसी को मुंह न लगाए, हमेशा अपने वकार में रहे। ऐसी औरत को ही मैं अपनी बीवी बनाना पसंद करूंगा, इन नरमीन जैसी लड़कियों को नहीं। एहतिशाम उसकी बात पर हंसते हुए बोला, खैर, जो भी है, दुआ है कि आपका मसला जल्द हल हो, ताकि आपकी शादी के बाद हमारा भी नंबर आ सके। जब तक सीनियर शादी नहीं करेंगे, हम जूनियर कैसे कर सकते हैं? फरहाद ने हंसते हुए सर झुकाया और मोबाइल दोबारा उठाते हुए पूछा, तुम्हारी फ्लाइट कब है, कब जा रहे हो और कहाँ की है? एहतिशाम उसकी बात सुनकर बोला, परसों है। अभी 2 दिन मेरा ऑफ है। शायद अब हम लंदन के लिए फ्लाई करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। वैसे आपका क्या हिसाब किताब हुआ? वह हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में बात करना पसंद करता था, जैसे अभी कर रहा था।
फरहाद कुर्सी पर फैलते हुए बोला, मेरा भी 3 दिन ऑफ है। अभी तो घर जाकर सुकून से आराम करूंगा। काफ़ी थकान हो गई है, अम्मी याद आ रही हैं। पूरा 2 हफ्ता मेरा काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। उनका चेहरा तक नहीं देख पाया। और तुम अच्छी तरह जानते हो, हम उम्र के किसी भी हिस्से में आ जाएं, हमें माँ की ज़रूरत हर हाल में पड़ती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है। एहतिशाम ने धीमी मुस्कुराहट से सर को हल्की जनबिश दी थी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर से जहाज के इंजनों की आवाज़ गूंजी और शीशे से नजर आने वाला मंजर जैसे जिंदगी की दौड़ की याद दिला गया। दोनों पायलट एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट के पीछे अपने अपने जहनी बोझ छुपे हुए थे। क्लासरूम के अंदर हल्की हल्की सरसराहट थी। प्रोजेक्टर बंद हो चुका था और ब्लैक बोर्ड पर अभी भी कुछ फॉर्मूले और नोट्स साफ दिखाई दे रहे थे। खिड़की के शीशों से आती रोशनी कमरे को एक सुकून बख्श माहौल दे रही थी। तमाम स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स बंद कर रहे थे और कुछ दोस्तों के साथ सरगोशियों में मसरूफ थे। सामने लेक्चर खत्म करने के बाद प्रोफेसर हम्माद ने कुर्सी से उठकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूरी क्लास पर नजर डाली। उनकी शख्सियत में एक वकार और नरमी थी, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स उनसे खुलकर बात कर लेते थे। वह बुलंद आवाज में बोले, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो बिना झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हूं। पिछली बार हमारा कन्वर्सेशन अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार मैं पूरा करके ही जाऊंगा। कमरा चंद लम्हे बिल्कुल खामोश रहा था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सका था। अक्सर तालिबात उनसे अलगाव में बात करना ज्यादा पसंद करती थीं, लेकिन वह थोड़ी मुख्तलिफ थी। जो बात होती वह मुंह पर कहने की आदी थी। चंद लम्हे बाद अचानक पहली सफ से अनाया ने अपना हाथ बुलंद किया। वह आहिस्तगी से खड़ी हुई और नजरें झुकाकर फिर उठा लीं। प्रोफेसर हम्माद ने फौरन उस पर तवज्जो दी। जी अनाया, आप सवाल कीजिए। उनका अंदाज एतिमाद भरा था कि सामने वाला शख्स बिल्कुल भी नर्वस न हो। भरी क्लास में सवाल करना कोई आम बात नहीं है। वह हर एक स्टूडेंट को इज्जत बख्शते थे जो ऐसी हिम्मत करता था। अनाया के दिल की धड़कन तेज थी, मगर आवाज़ में एक एतमाद झलक रहा था। सर, मेरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब ज़रूर दें, और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात का बुरा माने बिना मुझे इसका जवाब देंगे। प्रोफेसर हम्माद ने नरमी से सर हिलाया। ज़रूर, आप सवाल पूछिए। मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ। मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं उतना बताऊँगा। अनाया ने चंद लम्हे सोचकर सांस भरी और फिर बोली, सर, कहा जाता है कि मर्द की अना बहुत गहरी होती है। सब कहते हैं कि मर्दाना अना का कोई मुकाबला नहीं। जब एक मर्द को गुस्सा आता है तो वह कुछ भी कर गुजरता है, उससे किसी चीज़ का एहसास नहीं रहता। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर मर्द गलत है और उस हालत में गुस्सा कर रहा है तो क्या यह दुरुस्त है? क्या औरत को फिर भी उसके गुस्से के साथ खड़ा होना चाहिए? अक्सर औखात हमारी माएँ, बड़ी बहनें हमें यह समझाती हैं कि तुम्हारा शौहर या तुम्हारा मंगेतर तुम पर कितना ही गुस्सा कर ले, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि तुम्हें आगे घर बसाना है। यानी अगर मर्द सही बात पर गुस्सा करे तो हम बर्दाश्त करें, लेकिन अगर मर्द गलत बात पर ही औरत को दबाने लगे तो फिर औरत को क्या करना चाहिए? सर, आप हमें सिलेबस के साथ साथ ज़िंदगी के उसूल भी सिखाते हैं। आज अगर आप इस सवाल पर रोशनी डालें तो शायद हम सबके लिए सबका होगा, क्योंकि यहाँ पर ख्वातीन भी बैठी हैं और लड़के भी मौजूद हैं। उम्मीद है आने वाली जनरेशन के लिए आपका जवाब काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। क्लासरूम में मुकम्मल सुकूत छा गया था। सब स्टूडेंट्स की नज़रें प्रोफेसर हम्माद और अनाया के दरमियान घूमने लगी थीं। प्रोफेसर ने चंद लम्हे सोचा, फिर कुर्सी के किनारे पर बैठकर संजीदगी से बोले, अनाया, आपका सवाल बहुत अहम है, और यह सिर्फ आज की जनरेशन ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी गौरतलब है। देखिए, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो मर्द और औरत दोनों को इज्जत दी। उनके दरमियान फ़र्क सिर्फ जेंस का है, वरना इज्जत और मकाम के लिहाज से दोनों बराबर हैं। उन्होंने क्लास पर गहरी नज़र डाली और बोले, यह दुरुस्त है कि मर्द की आना बहुत बुलंद समझी जाती है। कुरान में भी मर्द को कव्वाम करार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मर्द को इख्तियार है कि वह औरत को मुस्तकिल तौर पर दबाए, उस पर हाथ उठाए या हर गलत बात पर भी गुस्सा करे। अगर मर्द दुरुस्त बात पर गुस्सा करता है तो वह काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर वह गलत पर डटा रहे और अपनी अना को सच्चाई पर तरजीह दे तो यह जुल्म है। हर शख्स को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके कि क्या वह यह अमल करके खुद को तस्कीन पहुंचा रहा है या फिर अपना आप खोखला करता जा रहा है। अनाया के चेहरे पर एक अजीब सी तवज्जो और सुकून झलकने लगा था। बाकी तलबा भी अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए थे। प्रोफेसर हम्माद ने बात जारी रखी, बेटियों और बेटों, औरत को चाहिए कि वह अपनी इज्जत का ख्याल रखे। सब्र करना बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन ऐसा सब्र नहीं जो आपको ख़त्म कर दे, जो आपकी खुदी और वकार को मिटा दे। अगर कोई मर्द औरत को सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तकलीफ पहुंचा रहा है तो औरत को खामोश नहीं रहना चाहिए, उसे अपने लिए खड़ा होना होगा। ये दीन और अखलाक़त दोनों का तकाजा है, और ऐसी औरत कमज़ोर या बुरी नहीं होती, ऐसी औरत अपनी इज्जत करवाना जानती है। उन्होंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर नरम मुस्कुराहट के साथ बोले, याद रखें, ताल्लुक़ वही मजबूत होता है जिसमें इज्जत हो। अगर एक फरीक दूसरे को मुस्तकिल तौर पर तोड़ता रहे तो वह रिश्ता देर पा नहीं रहता।
इसलिए मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है कि एक दूसरे को इज्जत दें और गुस्से में भी इंसाफ को न भूलें। क्लास के हर चेहरे पर संजीदगी झलक रही थी। यह सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल सबका था। अनाया ने आहिस्तगी से सर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। प्रोफेसर के आखिरी अल्फाज पर पूरे कमरे में जोरदार तालियां बजने लगीं। वह तालियां इस बात का ऐलान थीं कि यह सबके दिलों को छू गया है। कुछ घंटे बाद यूनिवर्सिटी के गेट पर शाम ढलने की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। तलबा व तालिबात का हुजूम गेट से अंदर और बाहर रवां था। कोई कहके लगा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ अगले दिन के प्लान डिस्कस कर रहा था। उसी शोर के बीच अनाया तेज कदमों से गेट उबूर करके बाहर की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों में अजलत थी। उसे जल्द से जल्द शाहकोठी पहुंचना था। उसे यहां से निकलने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अम्मी की कई कॉल्स आ चुकी थीं जिन्हें उठाना उसने ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि जानती थी उठाते ही उसे जलील होना पड़ेगा, और उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपनी माँ की जिल्लत बर्दाश्त करने की। उसी लम्हे पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अनाया। वह चौंक कर रुकी और पलटी। सामने से उसकी क्लासमेट रबाब जल्दी जल्दी उसकी तरफ आ रही थी। उसे कुफ्त होने लगी थी। पहले ही देर हो रही थी और अब यह नई मुसीबत। रबाब की आंखों में नफरत की आग और होंठों पर दिल जला देने वाली मसनूई मुस्कुराहट मौजूद थी, जो हमेशा ही अनाया का खून खौला दिया करती थी। करीब आते ही उसने अनाया का हाथ थाम लिया और शरारत भरे अंदाज में बोली, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी सी बात पर अभी तक नाराज हो? अच्छा बाबा, मैं सॉरी कर लेती हूँ। देखो, मैंने कान भी पकड़ लिए। मैंने तो मजाक में तुमसे वह बात कही थी, अभी तक अपने दिमाग पर उस बात को सवार किए बैठी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं। अनाया ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रबाब ने गिरफ्त मजबूत कर रखी थी। अनाया की आंखों में सर्द महरी झलक रही थी। वह उसको देखते हुए निहायत सर्द लहजे में बोली, पहली बात, हम दोनों क्लासमेट हैं, दोस्त नहीं। और दूसरी बात, किस बात की नाराज़गी? रबाब, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। नाराज़गी उन लोगों के दरमियान होती है जिनके दरमियान कोई रिश्ता हो। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें नाराज़गी का अंसुर शामिल हो। अनाया की आदत में शुमार था। जिन लोगों को वह पसंद नहीं करती थी, उनको मुंह पर जलील करने की ताकत रखती थी। रबाब इसरार करते हुए बोली, तुम तो वाकई बहुत नाराज़ हो। अच्छा ना यार, माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बला वजह तुम्हारे शौहर को रेड फ्लैग कह दिया। लेकिन यार, तुम खुद सोचो, वह शख्स तुम्हारी इज्जत नहीं करता, न तुम्हें वक्त देता है। उल्टा तुम्हें जलील करता है, हकीर समझता है। अगर वह तुम्हारी फीस भर रहा है, घर का राशन डाल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें खरीद लिया है। एक वक्त आएगा जब तुम खुद स्टैंड करोगी, नौकरी करोगी, फिर सब कुछ उसे लौटा देना। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसकी बख्शिश पर तो नहीं चलनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में बोल रही थी, उल्टा तुमने मुझे ही गलत ठहरा दिया। अनाया की आंखों में एकदम सख्ती उभरी। वह रबाब की आंखों में देखते हुए तल्खी से बोली, रबाब, ये मेरे घर का जाती मामला है। मुझे पसंद नहीं कि तुम बीच यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। 2 रोटी तुम भी खाती हो, 2 रोटी मैं भी खाती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर जिल्लत लिखी है तो वह लिखी हुई है, लेकिन यह फैसला मेरा होगा कि मैं उसे कैसे झेलूं। मेरा शौहर क्या करता है और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने एक लम्हे को सांस भरी और फिर मजीद सख्त लहजे में बोली, फरहाद पायलट है। जब से तुम्हें यह बात पता चली है, तब से तुम बला वजह मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही हो। मैं किसी को भी रियलिटी चेक नहीं देती, लेकिन तुम्हें दे रही हूँ। मेरी जिंदगी से फैसला रखो, समझ आई? क्लासमेट हो तो क्लासमेट की तरह रहो, उससे ज्यादा नहीं। रबाब का चेहरा यकदम सुरख हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वह गुस्से से भरी आवाज में बोली, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो अनाया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम। अनाया ने बात काट दी। इस बार उसके लहजे में फैसला कुन सकती थी। प्लीज, मेहरबानी करके मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। रबाब ने झटके से हाथ छोड़ दिया। अनाया ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और फिर तेज कदमों से गेट पार करके आगे बढ़ गई। रबाब वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठियां सख्ती से बंधी थीं और होंठों पर गुस्से की लर्जिश थी। चंद लम्हे वह अनाया की पीठ को देखती रहीं, जो भीड़ में गुम हो गई। फिर दांत पीसते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाई, बहुत अनाया ना तुम में। मेरा शौहर पायलट है, यही समझती हो कि सब पर रौब डाल लोगी। देखना अनाया, तुम्हें मुंह के बल नहीं गिराया तो मेरा नाम रबाब सिकंदर नहीं। यह कहते ही उसने पलटकर यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर अज़्म और अंदर गुस्से की आग साफ झलक रही थी। गेट के आसपास का शोर, तलबा की हंसी और रोज़मर्रा की मसरूफियत सब अपनी जगह बरकरार थे, मगर रबाब के दिल में इंतकाम की चिंगारी जल उठी थी, जो आने वाले वक़्त में किसी तूफान का पेशखेमा बन सकती थी। शाहकोठी की फ़ज़ा में एक अलग सा दबदबा था। ऊंची छतें, भारी झाड़फानूस, सोफ़ों पर फैले रेशमी कुशन और दीवारों पर लगे कदीम नक्काशी वाले फ़रेम माहौल को और ज़्यादा पुरशोक बना रहे थे। अनाया ने जैसे ही पोर्च अबूर किया, उसके कदमों की छाप संग ए मरमर के फर्श पर साफ सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, सांस फूली हुई थी, लेकिन चेहरे पर घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सामने ही लॉन्ज में रक्षी बेगम आड़ी तिरछी नजरें डाले मुलाजिमीन को हिदायतें दे रही थीं।
उनकी आवाज़ में एक खास सख्ती और रौब था। खाने में नमक कम रखना फरहाद को पसंद नहीं, और सालन में तेल ज़्यादा होना चाहिए। अनाया के कदम जैसे ही करीब पहुंचे, उसने गहरी सांस लेकर सलाम किया। रक्षी बेगम ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, आंखों में वही पुरानी नागवारी झलक रही थी। यह वक़्त है तुम्हारे आने का? तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं था कि आज फरहाद वापस आ रहा है? पूरे 2 हफ्ते बाद लौट रहा है और तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि वह तुम्हारे लिए क्या कुछ करता है। अनाया ने फौरन सर झुका लिया, आवाज़ कांपती हुई निकली। माजरत चाहती हूँ चची, दरअसल आज यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी था। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप हुक्म दें, जो भी काम है मैं फौरन कर लूँगी। रक्षी बेगम ने कुर्सी पर सीधा होते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आहिस्ता मगर सख्ती से बोली, सुबह से यूनिवर्सिटी में हो, मतलब न कुछ खाया होगा, न पिया होगा, न आराम किया होगा। अब आकर क्या काम करोगी? अनाया घबराहट में उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, चची मैं ठीक हूँ, खाया पिया भी है और थकी हुई भी नहीं हूँ। आप हुक्म करें, सब कुछ कर दूंगी। मुझे इजाज़त दें तो मैं खाने की तरफ देख लूँ, या चाहे तो कमरे की सफाई, जो कहेंगी वही करूंगी। रक्षी बेगम ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर सर्द लहजे में बोली, अच्छा, फिर एक काम करो। फरहाद फ्लाइट से वापस आ रहा है, वह बहुत थका हुआ होगा। पहले फ्रेश होगा, फिर आराम करेगा। तुम उसका कमरा अच्छी तरह साफ कर दो, तुम्हारी सफाई उसे पसंद है। अनाया के कान सरखा हो गए, लेकिन उसने फौरन असबात में गर्दन हिलाई। जी चची, मैं अभी जाती हूँ। वॉशरूम भी साफ कर दूंगी और कमरा भी, उनके कपड़े वगैरह भी निकाल देती हूँ। आप परेशान नहीं हो। अगर कुछ पकाना है तो वह भी बता दें। उसने अपनी माँ की तमाम बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। रक्षी बेगम की निगाहों में जरा सी नरमी आई, मगर लबों पर सख्ती वही रही। नहीं नहीं, तुम कमरा साफ करो, खाने की फिक्र मत करो, वह मैं बनवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, सफाई में कोई कमी नहीं हो। फरहाद को मामूली सी बेतरतीबी भी बर्दाश्त नहीं। अनाया सर हिलाकर बोली, जी चची, बिल्कुल। और फौरन कदम तेज करती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही रक्षी बेगम ने एक लम्हे को उसकी पीठ पर नजरें गड़ा दीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी सोच, जैसे शक और तजस्सुस की मिलीजुली परछाइयां तैरने लगी थीं। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता उठकर किचन की तरफ बढ़ गईं, जहां मुलाजिम पहले ही उनके हुक्म के मुंतजिर थे। लॉन्च दोबारा खामोश हो गया, मगर दीवारों पर टंगी घड़ियां अपनी सुइयों से वक्त को नोचती जा रही थीं। अनाया के कदमों की छाप ऊपर जाती सीढ़ियों पर गूंज रही थी, और उसके दिल की धड़कन उस शोर से भी ज्यादा बुलंद थी। उसे मालूम था, अगला लम्हा शायद और कठिन हो। कमरे में दाखिल होते ही वह लम्हा भर को ठिठक गई। सांस भारी हो गई थी, गोया सामने का मंजर उसके असाब पर बोझ डाल रहा हो। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, कालीन पर मिट्टी की तह जमा हुई थी, मेज पर कपड़ों का ढेर, और बिस्तर यूं लग रहा था जैसे मुद्दतों से किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। यकीनन जिस दिन फरहाद कमरे से निकला था, उस दिन के बाद यह दरवाज़ा खोला तक नहीं गया था। उसने गहरी सांस लेकर दुपट्टा सर पर जमाया और आहिस्तगी से बोली, यही मेरा इम्तिहान है, मेरा घर, मेरा बसा हुआ आशियाना। लेकिन जानती ही नहीं थी, यह बसा हुआ आशियाना आज के बाद उजड़ने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता कमरे को समेटने लगी, कपड़ों को तह करके अलमारी में रखा, कालीन झाड़ा, मेज पर पड़ी गर्द साफ की। झाड़ू पकड़ते हुए उसकी कलाइयां कांप रही थीं, मगर हिम्मत का दामन थामे रही। पसीने की बूंदें माथे पर उतरने लगीं, मगर वह हर बूंद के साथ एक जिम्मेदारी का बोझ हल्का करती गई। जब हर शय अपनी जगह पर आ गई तो कमरा एकदम निखर सा गया था। शीशे में उसका अक्स नजर आया, आंखों के गर्द हल्के, चेहरे पर थकन और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। शुक्र है, फरहाद को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वह ज़ेरे लब बोली। थकन अब हड्डियों तक सरायत कर गई थी, कमर तख्ता सी हो रही थी। वह वॉशरूम गई, शॉवर लिया और वही लिबास दोबारा पहन लिया। पानी के लम्स ने वक्ती सुकून दिया था, मगर दिल और बदन की थकन अभी बाकी थी। बाहर आई तो घड़ी की सुइयां 8 बजा रही थीं। बस आधे घंटे के लिए लेटती हूँ। वह बिस्तर पर नीम दराज हुई, आंखें बोझल थीं और पलकों पर नींद का गरुबार तेजी से छा गया। लम्हों में वह गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी, इस बात से बेखबर कि कोई नीचे आ चुका है। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। 1 घंटे बाद अचानक उसे अपने वजूद पर किसी भारी लम्स का एहसास हुआ। ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलती आंखें नीमवा हुईं। कमरे की मध्यम रोशनी में फरहाद का सरापा उस पर साया फगन था। वह थकन और तवील परवाज के बावजूद उसके करीब होने की तड़प को रोक नहीं पाया था। वह मर्द था, उसकी कई ख्वाहिशात थीं। उसने धीरे से अपने लब उसके रुखसार पर रख दिए, जैसे किसी खुश्क सहरा पर पहला कतरा बरसा हो। अनाया के वजूद में एक लर्जिश सी दौड़ गई। वह चाहकर भी कुछ न कह पाई, खामोश रही। दिल ने चाहा कि वह उसे दूर हटा दे, मगर अक्ल ने याद दिलाया था, वह मेरा शौहर है, मेरा हकदार है। फरहाद ने आहिस्तगी से उसके बालों को छुआ, फिर उसकी पेशानी पर अपने लम्स की मोहर सब्त की। अनाया की पलकों ने हल्की सी लर्जिश के साथ उस एहसास को कबूल किया था। लम्हा लम्हा जैसे कमरे की फजा बोझल होती चली गई थी और दीवारें भी उस राज की अमीन बन गई थीं। वह उसकी कुर्बत की शिद्दत को अपने दिल पर महसूस कर रही थी। सांसें बेरब्त होने लगीं, मगर लबों पर कोई शिकवा नहीं आया।
दिल ने बस एक ही दुआ की, या खुदा ये रिश्ता मजबूत हो, इसकी मोहब्बत में जिल्लत न हो। फरहाद उसके कानों के करीब आकर मध्यम आवाज में बोला, तुम्हारी कमी हर दिन महसूस की है, आज जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। उसके ये अल्फाज अनाया के दिल पर गोया मोहर बन गए थे। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोश आंखों से उसकी शिद्दत को सहने लगी। कमरे की हवा में एक अनकही कहानी तहरीर हो रही थी। वह लम्हा दोनों के लिए नाकाबिल ए फरामोश था। लबों की नरमी और लम्स की शिद्दत ने उन्हें एक दूसरे का अब्दी साथी बना दिया था। बिस्तर पर पड़ी चादर गोया उस राज की गवाह बनी रही कि दो वजूद एक जान बन गए हैं। रात और गहरी हो गई थी। कमरे के कोने में जलती लैंप की रोशनी मदहम होने लगी। फरहाद की सांसें अब मुतवाजिन हो रही थीं, जबकि अनाया की आंखों में नींद के बावजूद एक सुकून था। वह जानती थी कि चाहे कितना ही बोझ, कितना ही दुख क्यों न हो, निकाह के इस रिश्ते ने उसे एक साए की सूरत तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता था यह सुकून नहीं बल्कि तबाही है। अगली सुबह की नरम रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। अनाया बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। रात की कुर्बत ने उसके जिस्म को थका दिया था और वह सुकून की नींद में डूबी हुई थी। लेकिन यकदम बाहर से आने वाले शोर ने उसके कानों को चीरना शुरू कर दिया। पहले तो वह नीम ख्वाबिदा हालत में करवट बदल गई और चादर अपने ऊपर खींच ली, मगर आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर होने लगीं। चीखने चिल्लाने की बाज़गश्त अब इतनी तेज़ हो गई कि उसकी पलकों ने लरज कर खुल गईं। वह घबरा कर उठ बैठी। कमरे में फरहाद मौजूद नहीं था। दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। उसने घबराहट में दुपट्टा तलाश किया और तेज़ी से सर पर ओढ़ लिया। पाँव में जूती पहनी और धड़कते दिल के साथ बाहर की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची तो कदम साखित हो गए। सामने का मंजर उसके लिए गोया मौत के परवाने की मानिंद था। सामने लॉन्ज में उसकी माँ खड़ी थी और फरहाद बुलंद आवाज में चीखते हुए बोला, आपकी बदचलन बेटी को मैं अब कभी कबूल नहीं करूंगा। ये एक अय्याश लड़की है, जहां जो मर्द मिला उसके साथ रात रंगीन कर ली। क्या पता इसे कि मैं ही आया हूं। नींद में भी इंसान होश में होना चाहिए। अनाया के वजूद पर बिजली सी गिरी। दिल को यकीन ही नहीं आया कि जिस शख्स ने रात ही को उसे अपनी कुर्बत में समेटा था, वही आज सबके सामने उस पर इल्जाम तराशी कर रहा है। वह रोते हुए आगे बढ़ी, आवाज़ कपकपाई, फरहाद, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ, पूरे 5 साल से आपके निकाह में हूँ। कभी आपके अलावा मैंने किसी और मर्द का तसव्वुर तक नहीं किया। आप मेरे बारे में यह सब बोल भी कैसे सकते हैं? फरहाद ने उसे तीखी नज़रों से देखा और कहा लगाकर बोला, तुम जैसी लड़की जो किसी भी शख्स को रात के वक़्त खरुश कर सकती है, वह औरत कहलाने के लायक नहीं है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रंधी हुई आवाज़ में बोली, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके साथ कैसे मज़ाहमत करती? आपका हुक्म मेरे लिए इबादत है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। फरहाद तंजिया हंसते हुए बोला, बस खामोश हो जाओ, सबके बीच ये बातें करके मुझे और अपने आप को गंदा मत करो। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, आप तो खुद कर रहे हैं मुझे गंदा। अब मैं सच बोल रही हूं तो आपको मसला हो रहा है। उसके अल्फाज अभी फिजा में गूंज ही रहे थे कि फरहाद ने गुस्से से आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर दे मारा। धक्के से उसका वजूद हिल गया था। आंखों से आंसुओं की धार तेज हो गई थी और लब कपकपाते हुए बस इतना ही कह पाए, या खुदा, ये कैसा इंसाफ है। फरहाद ठंडे लहजे में बोला, कुछ देर पहले तक मैंने सोचा था तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो। हटो मेरी नज़र के सामने से। ये कहकर वह तेज़ी से वहां से चला गया। अनाया का वजूद गोया ज़मीन में धंस गया था। लाउंज में खड़े सब लोग उसे बेयकीनी से देख रहे थे, जैसे उसकी गवाही की कोई अहमियत नहीं हो। उसकी माँ की आंखों में सदमे और बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। अनाया धीरे से पीछे हटी, दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई थी। चेहरे पर थप्पड़ का निशान दहकता रहा और दिल में ये सवाल बार बार गूंजता रहा था, क्या वाकई मैं इतनी बेवकद्र हूं या ये सब उसके तअस्सुब और जुल्म का खेल है? लाउंज में खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में उसकी सिसकियां और दिल का बिखरना साफ सुनाई दे रहा था। रात के सन्नाटे में कोठी के सब दर ओ दीवार जैसे अनाया के दिल के दुख को सुन रहे थे। सबने उसे लाख समझाया था कि अभी घर चली जाए, फरहाद सख्त गुस्से में है, इस वक्त वह रिश्ते के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन अनाया के कदम जैसे जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने शौहर के कमरे में ही रहेगी। उसे लगता था अगर वह हट गई तो ये रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाएगा। वह दिल ही दिल में दुआ करती रही कि फरहाद का दिल बदल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा कहाँ मुमकिन था। वह पूरी साजिश के तहत उसको तबाह कर रहा था। उसका दिल कैसे बदल सकता था? कमरे में घड़ी की टिक टिक बढ़ते लम्हों की गवाही दे रही थी। आंखों में आंसू लिए वह बिस्तर के किनारे बैठी थी। जहन में हजारों सवाल और खदशात गूंज रहे थे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। फरहाद तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अनाया घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई।
दोनों की नजरें टकराईं और फजा में कशिशदगी फैल गई। फरहाद दहाड़ते हुए बोला, तुम गई क्यों नहीं? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अनाया की आवाज़ लरज रही थी मगर वह हिम्मत बांधकर बोली, आपकी बीवी हूं और अब यहीं रहूंगी। पहले मनकूहा थी, लेकिन अब आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है, इस बात को कबूल करें। फरहाद ने तलखी से कहा लगाया और तंजिया लहजे में बोला, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता। सुबह ही तुम्हें बच्चालन कहा है और तुम्हें समझ आना चाहिए था कि तुम मेरी नज़र में अब क्या अहमियत रखती हो। लेकिन लगता है तुम बहुत ढीठ हड्डी हो, और होंगी भी क्यों नहीं। मुझसे पैसे लेकर पढ़ाई कर रही हो। तुम जैसी बेशर्म लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। अनाया के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन वह सर उठाकर बोली, ये जिम्मेदारियां शौहर की ही होती हैं। जब बीवी का निकाह हो जाए तो शौहर पर फर्ज है कि वह निभाए। आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। फरहाद तेज लहजे में बोला, ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। ये मेरा घर है और आने वाली का घर है। तुम कोई मकाम नहीं रखती, अब यहां से दफा हो जाओ, वरना अगर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया तो तुम्हें तकलीफ ही नहीं आबो सिला आजियत होगी। अनाया ने रोते हुए कदम आगे बढ़ाए, आवाज में बेबसी घुल गई थी। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं आपके साथ ताल्लुक बना चुकी हूँ, हमारे रिश्ते का आगाज हो गया है। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। हम अपने रिश्ते को एक दफा मौका देते हैं। 5 साल से आपके नाम पर बैठी हूं। ऐसा मत करें फरहाद। उसकी आंखों में सख्ती मजीद बढ़ गई। वह तंज करते हुए बोला, तुम्हें अपना लेता, मगर तुम जैसी लड़की को अपनाना सिर्फ और सिर्फ गलती है। रात जब मैं तुम्हारे करीब आया, अगर तुम नस्ली लड़की होती तो लाजमी मुझे रोक देती, लेकिन तुम तो नस्ली नहीं बल्कि हवस की पुजारिन हो। अनाया के लब कांपने लगे। वह कदमों में गिरकर इल्तिजा करने लगी। ऐसा मत कहें खुदा के वास्ते, मैं सिर्फ आपकी हूं, मेरे किरदार पर शक न करें। फरहाद एक कदम पीछे हटते हुए ठंडे लहजे में बोला, निकल जाओ यहां से, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। उसने दरवाज़ा खोला और हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। अनाया की आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगे। वह एक पल को ठिठकी, शायद आखिरी उम्मीद के तौर पर उसके चेहरे को देखना चाहा, मगर फरहाद के चेहरे पर सख्ती के सिवा कुछ नहीं था। आखिरकार वह कदम घसीटती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हुआ और अंदर एक भयावह खामोशी फैल गई। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। 1.5 महीना बाद लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। छोटे से मिडिल क्लास के इस घर की दीवारों पर उदासी साया फगन थी। एक तरफ पुराना सोफा ता रखा हुआ था, जिसके कोने धुंधले पड़ चुके थे। सामने एक छोटी सी मेज पर अधजला दिया सलाइयों का डब्बा और पानी का गिलास रखा था। पंखा अपनी यकसां हरकत के साथ चल रहा था, मगर फिजा में घुटन सी थी। शहनाज बेगम सोफे पर बैठी सर दोनों हाथों में थामे हुए थीं, आंखों से आंसू बहकर गालों पर ढलक रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले वे दोनों अस्पताल से लौटी थीं और डॉक्टर के अल्फाज अभी तक उनके कानों में गूंज रहे थे। अनाया मां बनने वाली थी। शहनाज बेगम ने आंसुओं में डूबी बेटी को देखा और भर्राई आवाज में बोली, तुम क्यों कुछ नहीं बोली? ये दुनिया इंसानियत की नहीं है। यहाँ सब एक मौके की तलाश में होते हैं और तुमने वह मौका दिया और उसने फ़ायदा उठा लिया। अनाया का दिल जैसे टुकड़ों में बंट गया हो। वह धीरे से माँ के कदमों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे घिन आती है उस इंसान से अम्मी। उसने एक मुकद्दस रिश्ते को गाली बना दिया है। अब्बा ने मेरा निकाह उसके साथ क्यों किया था? अगर वे इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो क्यों अपने गुनाह मेरे सर पर डाल गए? मेरे हाथ को उस इंसान के हाथ में क्यों दिया था? उसकी हिचकियां कमरे में गूंज रही थीं। शहनाज बेगम ने लरजते हुए हाथ उसके सर पर रखा और आह भरी, मैं खुद बेबस थी बेटी। मुझे भी उस वक़्त तुम्हारे लिए सहारा चाहिए था और हमें फरहाद ही एक सहारा लगा था। किसी को नहीं पता था कि वह इतना बड़ा वक्त का फ़िरौन निकल आएगा। अनाया ने आंसू पोंछे, मगर दिल की जलन कम नहीं हुई। वह रूंधी आवाज़ में बोली, अम्मी, वह किसी और से शादी कर रहा है। मंगनी का कार्ड आया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। शहनाज बेगम के चेहरे पर लम्हा भर को सन्नाटा छा गया, मगर फौरन खुद को संभालते हुए बोली, तुम परेशान मत हो। हम जाएंगे और उसे सब कुछ बताएंगे। उसे बताएंगे कि तुम हामिला हो। कुछ तो वह तुम्हारी कदर करेगा। अपने बच्चे की खातिर ही सही तुम्हें अपना लेगा। अनाया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चीख उठी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उस आदमी की बीवी बनने का। मेरा बस चले तो मैं उसकी बीवी बनने से पहले मर जाऊं। यह कहकर वह जमीन पर बैठ गई, हाथों से चेहरा ढांप लिया। कमरे में सिर्फ उसकी हिचकियां और बैन सुनाई दे रहे थे। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्ता से सर उठाया और बिखरे हुए लहजे में बोली, लेकिन जिन बेटियों के बाप नहीं होते उन्हें हर हाल में समझौता करना पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। ये मर्दों की दुनिया है अम्मी। यहाँ एक मर्द ही दूसरे मर्द का मुकाबला कर सकता है, और मेरे पास तो कोई मर्द है ही नहीं। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। उसके दुख के बोझ को कमरे की दीवारें भी जैसे सहन नहीं कर सकीं।
शहनाज बेगम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वह बेटी के दुख को देखते हुए अपनी ही बेबसी पर रो रही थीं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं और सोफे पर सिसकते सिसकते यूं ढेर हो गईं जैसे उनके वजूद का बोझ वक्त के थपेड़ों ने तोड़ दिया हो। कमरे में बिजली का बल्ब मद्दम सा जल रहा था, मगर उस रोशनी के बावजूद अंधेरा जैसे उन दोनों के दिलों में उतर गया था। जिंदगी का यह इम्तिहान उनके लिए मौत जैसा था और वे खामोशी से उसका बोझ सहने पर मजबूर थीं। शाहकोठी की शाम ढल रही थी। बाहर बड़े बड़े फानूस रोशन थे, गेट पर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और अंदर रंगो नूर की महफिल सजी थी। हर तरफ कहखे और गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन अनाया और शहनाज बेगम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों माँ बेटी सहमी हुई कदमों से अंदर दाखिल हुईं। जैसे ही अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो लम्हा भर के लिए उनकी सांस रुक गई। सामने ही बड़े हॉल में फरहाद सोफे पर बैठा था और उसके पहलू में रबाब, अनाया की अपनी क्लास फेलो, उसका हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। मंजर ऐसा था जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। हॉल में बैठे सब मेहमान अचानक खामोश हो गए थे। गहरी खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें उस लड़की पर थीं जो कांपते कदमों के साथ हाल के बीचों बीच चल रही थी। उसके हाथों में एक फाइल थी जिसे वह मजबूती से पकड़े हुई थी। जैसे ही वह फरहाद के सामने पहुंची, उसने थरथराते हाथों से रिपोर्ट उसके सामने बढ़ा दी। आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज का वजन पूरे हाल में गूंज गया। मैं हामिला हूँ। आसाम। यह सुनते ही रबाब फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। रक्षी बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया और बाकी सब लोग हैरानी और बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। फरहाद की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। उसने तड़ाक से फाइल फेंक दी और चीख कर बोला, किसका गंद मेरे सर पर डालना चाहती हो? मगर उसके अगले अल्फाज निकलते उससे पहले ही हाल में एक भारी सी आवाज गूंजी। अनाया का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ फरहाद के चेहरे पर जा पड़ा। पूरा हाल जैसे कांप गया था। फरहाद के चेहरे पर लालिमा छा गई। सबने दम साध लिया था। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजा आग जैसा दहक रहा था। खुदा के अजाब से डरो फरहाद। ये रब हर एक को ढील देता है, लेकिन जब वह रस्सी खींचता है तो बड़े बड़ों को मुंह के बल गिरा देता है। अपनी ही औलाद को गंद कह रहे हो? खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये मेरी बददुआ है। फरहाद गुस्से से आग बगोला होकर कदम बढ़ाते हुए गरज उठा। तमीज के दायरे में रहकर बात करो। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। तमीज के दायरे में रहने दिया है तुमने मुझे? मेरी क्लासमेट से शादी कर रहे हो और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि 5 साल से तुम्हारे निकाह में बैठी बीवी का क्या बनेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें शौहर कहते हुए भी शर्म आती है। उसके अल्फाज जहर की तरह माहौल में फैल गए। वह कांपती हुई मगर मजबूत लहजे में बोलती रही, मेरी डिलीवरी हो जाए उसके बाद मुझे छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना मेरी तौहीन है। जो अपनी औलाद को सुनकर गंद कह दे, उससे और क्या उम्मीद हो सकती है। खुदा हाफिज। यह कहकर वह मुड़ी और रोते हुए तेजी से हाल से बाहर निकल गई। सब लोग सकते में थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। शहनाज बेगम आहिस्ता आहिस्ता फरहाद के करीब आईं। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों अय्यां थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी जो कांपते दिलों को भी हिला दे। फरहाद, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम ऐसा कर रहे हो। मेरे शौहर ने मरते वक्त तुम्हें अपना बेटा कहा था। तुम पर भरोसा किया था कि तुम उनकी बेटी का सहारा बनोगे, लेकिन तुमने उसका क्या हाल बना दिया। याद रखना, खुदा जब तुम्हें बेटी देगा तो उसके साथ भी यही होगा। ये दुनिया मकाफात अमल से खाली नहीं है। यह कहकर वह भी रुख फेर कर बाहर निकल गई। हाल में एक खामोश तूफान था। रबाब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, रक्षी बेगम सर झुकाए जमीन को घूर रही थीं और मेहमान सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फरहाद अपनी जगह पर साकित खड़ा रह गया। उसके गाल पर थप्पड़ की लाली अभी तक जल रही थी। आंखों में हैरत, गुस्सा और अंदर कहीं छुपा हुआ खौफ लरज रहा था। पहली बार उसने खुद को लोगों के बीच बेनकाब महसूस किया था, जैसे उसके सारे नकाब नोच लिए गए हों। 3 महीने बाद वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी जल रही थी। खिड़की से आती शाम की किरणों ने पूरे माहौल को उदासी में लपेट रखा था। अनाया चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। हाथों में खुली किताब थी, मगर उसकी आंखें एक ही लफ्ज पर जमी हुई थीं, जैसे उसके हवास मुंतशिर हो गए हों। पेट पर हल्की सी उभार नमूदार था, जिसे छुपा भी नहीं सकती थी। थकान और कमजोरी उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो सांस उसके हलक में अटक गई। दरवाजे में फरहाद खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, आंखों में अजीब सा गुरूर और तंज लिए। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आ गया और सख्त लहजे में बोला, तैयार हो जाओ, अभी मेरे साथ तुम अस्पताल चल रही हो। हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। अनाया ने खौफ और बेबसी के मिले जुले अंदाज में उसे देखा। यहां आए क्यों हो? अंदर आने किसने दिया तुम्हें? उसकी आवाज कांप रही थी। फरहाद के लबों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट उभरी। अभी भी मेरे निकाह में हो, तुम पर मुकम्मल इख्तियार है मेरा। अगर ये बच्चा मेरा है और तुम उसे मेरा नाम देना चाहती हो, तो टेस्ट कराने में क्या मुसीबत है? अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे।
वह लरसते हुए बोली, मैं अपनी औलाद को गाली बनने नहीं दूंगी। कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे ही खानदान की बेटी हूं, कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज कर लो। फरहाद आंखें सिकोड़कर बोला, क्यों करूं मैं लिहाज? आखिर मुझे मिलेगा क्या? हकीकत यह है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। इसमें कुछ गलत तो नहीं है? अनाया के चेहरे पर दुख की एक लहर दौड़ गई। वह रूंधी हुई आवाज में बोली, मेरी माँ ने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि खुदा तुम्हें बेटी दे, और उसके साथ भी यही हो। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हें कभी बेटी न दे, क्योंकि तुम इस दर्द को सहने के काबिल ही नहीं हो जो तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं चाहती कि यह जहर किसी बच्ची को, किसी औरत को, किसी माँ को मिले। और तुम सुन लो, मैं कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ अब ऊंची हो चुकी थी, जैसे अंदर जमा सारा दुख बाहर निकल रहा हो। फरहाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह एक लम्हा उसे देखता रहा, फिर तंजिया का हखा लगाकर बोला, ठीक है, अगर यह बच्चा मेरा हुआ तो मैं रबाब से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। तुम बस एक बार मेरे साथ अस्पताल चलो। अनाया ने आंखें बंद करके सर नफ़ी में हिलाया। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। दरवाज़ा वो रहा। उसकी आखिरी बात कमरे में गूंज गई। फरहाद ने दांत पीसे मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, तो फिर मरती रहो, मुझे भी तुमसे कोई सरोकार नहीं। ये कहते ही वह दरवाज़ा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई थी। अनाया ने किताब एक तरफ फेंक दी और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसकी आगोश में बहते गए, जैसे दिल के सारे जख्म पानी बनकर बाहर आ रहे हों। कमरे की फजा उसकी सिसकियों से भर गई थी और हर चीज़ उसकी तन्हाई का मजाक उड़ा रही थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 6 महीने बाद तमाम दुखों से निजात का दिन, यानी डिलीवरी का दिन। अस्पताल के कॉरिडोर में खामोशी का आलम था। बस कभी कभार किसी नवजात के रोने या डॉक्टर्स के चलने की आहट सुनाई देती थी। शहनाज बेगम दोनों हाथों में तस्बीह थामे दिल ही दिल में दुआएं कर रही थीं। उनकी नज़रें बार बार ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर जाकर टिक जातीं। अचानक उनके कदमों की आहट पर ध्यान बांटा, निगाह उठाई तो सामने फरहाद हड़बड़ाया हुआ, सांस फूलता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ और पशेमानी दोनों छलक रहे थे। शहनाज बेगम घबराहट के साथ उठ खड़ी हुई। फरहाद बेटा। वह करीब आया और कपकपाते लहजे में बोला, ताई अम्मी, वो अनाया कैसी है? कहाँ है वो? सब ठीक तो है ना? बच्चा? शहनाज बेगम की आंखों में थोड़ी नमी झलक गई। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, बस खून की कमी है। जितना मेरे बस में था अरेंज कर दिया है, खुदा करम करेगा। फरहाद ने एक लंबी सांस ली और जल्दी से बोला, आप परेशान न हो, बाकी खून मैं अभी अरेंज करता हूँ। ताई अम्मी, मैं सुबह से ही आना चाहता था, लेकिन फ्लाइट की वजह से देर हो गई। जैसे ही सब पता चला फौरन लौट आया। कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ कह रही थी। वह बदल चुका था। उस मुलाकात के बाद न जाने क्यों उसका दिल पलट गया था। औलाद का सुनकर वह मुकम्मल तौर पर बदल गया था, क्योंकि उसे मालूम था अनाया जैसी पाकबाज लड़की और कोई नहीं। यह बच्चा उसी का है। वह बस जान को मुश्किल में डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा था। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि ऑपरेशन थिएटर से एक तेज रोने की आवाज़ गूंजी। दोनों के दिल की धड़कन रुक सी गई। नर्स खुशखबरी लाते हुए बोली, मुबारक हो, खुदा ने बेटा दिया है। फरहाद के हाथों में जैसे ही बच्चा आया, वह अपनी मजबूती खो बैठा। गोद में लेते ही फूट फूट कर रो दिया। नन्हे वजूद को सीने से लगाकर उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह हिचकियों के बीच बार बार सिर्फ एक जुमला दोहरा रहा था, मेरा बेटा, मेरा खून। डॉक्टर ने इजाज़त दी तो वह धड़कते दिल के साथ अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, मशीनों की बीप बीप चल रही थी। बेड पर अनाया बेसुध लेटी थी, चेहरा जर्द मगर पुरसुकून। जैसे ही उसने फरहाद को कमरे में दाखिल होते देखा, उसकी आंखों में हैरत उभरी। फरहाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया, झुककर उसके माथे से अपना माथा टिका दिया और भराई हुई आवाज़ में बोला, अनाया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। ये मेरा ही बच्चा है, मैं जानता था, मगर मैंने तुम्हें अजियत देने के लिए सब कुछ कहा, सिर्फ इसलिए कि निकाह मेरी मर्जी के बिना हुआ था। लेकिन अब समझ गया हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, कसूर सिर्फ मेरा था। अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह कमज़ोर आवाज़ में बोली, फरहाद, आप जानते हो कि ये अल्फाज मेरे दिल को सुकून भी देते हैं और चुभते भी हैं। मैंने बर्दाश्त किया, सहती रही, कभी अपनी माँ के लिए, कभी इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो लम्हे मत भूलो जब आपने मुझे रुसवा किया था। फरहाद के आंसू और तेज़ हो गए। अनाया, मुझे एहसास हो गया है, मैंने रबाब से सब ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हैं। तुम और मेरा बेटा ही मेरी हकीकत हो। खुदा की कसम, अब मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। मुझे एक मौका दे दो। अनाया ने अपनी नज़र बच्चे की तरफ मोड़ी, जो नर्स के हाथों में था, फिर दोबारा फरहाद की तरफ देखा। ये मेरा बेटा नहीं, ये हमारा बेटा है। मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा अपने वालिद की नफ़रत देखे। अगर तुम सच में बदल गए हो तो इसके वालिद बनकर दिखाओ। मैंने बहुत कुछ सह लिया है, अब मज़ीद बर्दाश्त की हिम्मत नहीं। फरहाद ने उसका हाथ थाम लिया। कसम है अनाया, अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है।
अनाया ने एक लंबी सांस ली। आंखों से आंसू बह निकले, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना, ये माफ़ी आसानी से नहीं मिली। मेरी औलाद और उसका मुस्तकबिल मेरे लिए सबसे बढ़कर है। फरहाद ने झुककर उसके हाथ को चूमा, आंखों में नदामत और दिल में सुकून के साथ। लम्हा ऐसा था जैसे सारे दुख धुल गए हों। कमरे में सिर्फ एक खुशबू फैल रही थी, नए रिश्ते की, नए सफ़र की और नए आगाज़ की।